ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जिससे अपन को क्वेश्चंस हैं वो मिल सकते हैं। और यहाँ अपन बात करेंगे कि जीन मैपिंग है ना, जीन मैपिंग क्या होती है। और अभी हम जो जेनेटिक्स में पढ़ चुके उसके आधार पे हम जीन मैपिंग को कैसे समझें। देखो, दो तीन बातें जो बेसिक हैं उनको समझते हैं। जीन मैपिंग है ना, या जैसे अपन बोलें कि मैप क्या होता है, तो मैप का मतलब होता है पोजीशन, है ना, पोजीशन। और अभी अपन यहाँ पे जीन मैपिंग कर रहे हैं, तो जीन मैपिंग क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोजोम। ठीक है। अब देखो क्या है कि कोई जरूरी तो है नहीं कि आपने जो जीन लिए वो सारे एक ही क्रोमोजोम पे होंगे, वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे भी हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स। तो एक क्रोमोजोम के ऊपर वो जीन हैं तो कहाँ कहाँ हैं, या अलग अलग क्रोमोजोम पे हैं, तो उस चीज़ का जो पता लगाना होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, मैपिंग होता है। जैसे अपन कोई भी जगह होती है, वहाँ पे कौन कहाँ खड़ा है या कोई चीज़ कहाँ रखी है, तो वो अपन मैप में देखते हैं, वैसे ये मैप होता है। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे जीन्स होते हैं, और उन जीन्स की जो पोजीशन होती है उसको, है ना, अपन लॉकस बोलते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन के पाए जाने की जो जगह होती है ना, उसको अपन लॉकस, बहुवचन के अंदर लोसाई ऐसे बोलते हैं। तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि जब भी हम मैप बनाएंगे, है ना, मैप बनाने को अपन मैपिंग बोलेंगे। तो मैपिंग जब भी होती है तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनकी पोजीशन को, है ना, वो निर्धारित किया जाता है कि वो कहाँ हैं। यानी कि यहाँ पे जो जीन्स होंगे ना, वो सेवरल जीन्स होंगे। जब सेवरल जीन्स होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट लगेगी, वो होती है कि आपस में उनका पोजीशन वाइज रिलेशन क्या है, रिलेशन इन पोजीशन। देखो, रिलेशन इन पोजीशन का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कोई भी क्रोमोसोम होता है तो वो होने को तो डीएनए सीक्वेंस ही होती है, राइट। तो उसके ऊपर कोई भी क्रोमोसोम जहाँ है वो हम उसको लोकस बोल रहे होते हैं। तो सपोज पहले जिनका लोकस यहाँ पे है, दूसरे का यहाँ पे है, तो ये एक सीक्वेंस होते हैं। लोकस 1 हो गया, लोकस 2 हो गया। अगर हम क्रोमोसोम के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चलते हैं तो इसका मतलब सीक्वेंस में होते हैं, है ना। वैसे डीएनए के हिसाब से बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होती है। क्रोमोसोम एक बड़ा रूप है, उसके हिसाब से बात करेंगे तो वहाँ भी क्या है, सीक्वेंस है ना, क्रमबद्ध रूप से होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो एक के बाद एक होते हैं, है ना। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि पहले पहला जीन आ गया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे उनकी सीक्वेंस होती है। ठीक है। जब आप साइटोलॉजी वगैरह पढ़ के आते हैं तो आपको ये भी पता है कि जो ह्यूमंस हैं, है ना, हमारे जीनोम के अंदर जीन्स तो बहुत थोड़े से होते हैं, है ना। तो बाकी जो पार्ट है वो तो जीन्स से कनेक्ट ही नहीं होता। तो जीन्स से सीक्वेंस में भी होते हैं, जीन्स टुकड़ों में भी होते हैं, और दो जीन के बीच में बहुत सारा ऐसा सीक्वेंस होता है जिनका जीन से कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं लगाते, हम डायरेक्टली यही मान लेते हैं कि पहला जीन आ गया, दूसरा आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीन्स के बीच में बहुत बड़े गैप हैं, जो एक्स्ट्राजेनिक सीक्वेंसेज हैं वो पाई जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनकी पोजीशन जो होती है वो एक दूसरे के रिलेशन में होती है। जैसे मान लो कि आपने क्रोमोसोम लिया और इस क्रोमोसोम के ऊपर जैसे 3 जीन अपन दिखाएं, पहला जीन, दूसरा जीन और तीसरा जीन। मान लो कि अपन ने अपनी सहूलियत से इनको नाम दे दिया ABC। ठीक है। तो है ना, ये तो अपन अपनी इजीनेस के हिसाब से बोल रहे हैं, है ना। ये सीक्वेंस कोई और भी हो सकती है, यहाँ पे B हो सकता है, यहाँ पे O हो सकता है, यहाँ पे C हो सकता है। तो
तीन जीन हैं, है ना। जैसे आपने मान लो कि मटर के पौधे पे काम किया सपोज, तो आपको मिला कि वो पौधा लंबा भी है और उसमें लाल रंग के फ्लावर, वो बैंगनी रंग के फ्लावर आते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि उसमें दो करैक्टर के जीन की इंफॉर्मेशन है, कि एक तो उसमें कैपिटल टी वाला है ही है और एक उसमें कैपिटल आर वाला है ही है। लेकिन वो कहाँ है, या वो अगर सपोज कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने लिया हो जिसमें दो जीन दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं, तो कौन किससे पहले है कौन किसके बाद में है, अगर आप ऐसे तीसरा और ले लें, है ना, तो फिर हम उस सीक्वेंस के ऊपर काम कर सकते हैं, या सीक्वेंस है वो हमें बनानी होती है। तो ये सारा जो टॉपिक है वो हमारा मैपिंग कहलाता है। अब देखो मैपिंग करने के जो तरीके हैं उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, तो मैपिंग के जो वेज हैं उनके बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जीन मैपिंग करने के जो तरीके होते हैं उसमें जैसे अपन सबसे पहले तो बात यही करेंगे कि जेनेटिक मैप बनाएंगे, और एक होता है फिजिकल मैप, है ना। ऐसे अपन बना सकते हैं, डिलीशन मैपिंग भी कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर, है ना, जीन्स की पोजीशन यानी कि मैपिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जेनेटिक मैप, है ना, या फिजिकल मैप, या हम कई बार डिलीशन मैपिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। देखो जेनेटिक मैप का मतलब हो गया कि हमारे पास जो डाटा आएगा या मैपिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो जेनेटिक्स बेस्ड होगी, है ना। फिजिकल मैप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम काम लेंगे वो जो भौतिक, है ना, स्थिति जो होती है ना, फिजिकल भौतिक को बोलते हैं, वो फिजिकल बेस्ड होगा। क्योंकि जैसे क्रोमोसोम है वो होने को तो क्या है, एक धागे जैसा होता है, तो उसका किनारा भी होते हैं, उसके ऊपर सीक्वेंस भी होते हैं। ऐसे डिलीशन मैपिंग जो होता है वो इस चीज़ पे काम करता है कि आपने क्रोमोसोम का कोई हिस्सा डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया तो वहाँ जो जीन है वो नहीं है, वो जीन नहीं है तो उसका जो फिनोटाइप आता था वो फिनोटाइप नहीं आएगा। तो डिलीशन एक प्रकार का क्या है कि म्यूटेशन होता है, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जो करैक्टर होता है हमारा वो लॉस्ट हो जाता है ना, उसके आधार पे हम मैपिंग करते हैं। तो तीनों ही मैपिंग को अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जेनेटिक मैपिंग की बात करते हैं कि जीन मैपिंग का सबसे, है ना, जो इम्पोर्टेंट तरीका है, जो मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, वो जेनेटिक मैप से क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो जेनेटिक मैप को अपन समझते हैं, ठीक है। देखो जेनेटिक मैप एक्चुअल में क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन बेस्ड होता है, कि जेनेटिक मैप या जेनेटिक्स जो हमने बोली उसका आधार क्या है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और एलील्स, कि पहले भी कोई कॉम्बिनेशन होता है, बाद में जो, है ना, दोबारा से जो बनता है उसको री बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स और एलील्स, रिकॉम्बिनेशन। अब देखो हमें जेनेटिक्स के अंदर रिकॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है, कि हमें ये चीज़ मिलेगी कहाँ पे ना, वेयर इट अकर्स, कि मैप बनाने के लिए हम चलो ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेशन हमें मिलेगा कहाँ पे, उसकी बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, तो समझते हैं। जैसे मान लो कि अपन एक डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, है ना, अपन ने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, ओके। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखो, जैसे मान लो कि आपने, है ना, एक कैपिटल टी, कैपिटल आर और दूसरा ले लिया स्मॉल, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पेरेंट जनरेशन,
उसके बाद में F1 बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, दिस इज F1। ओके, अब इसके बाद में जब हम F2 पे जाते हैं, अगर हम F2 पे जाते हैं तो F2 में हमें क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमें कैपिटल 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 कैपिटल, एक मिलेगा हमें कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, एक मिलेगा हमें स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और एक मिलेगा स्मॉल 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 स्मॉल। तो ये जो कंडीशंस हैं या जो नई जो कंडीशंस होती हैं इसमें आप देखेंगे तो कैपिटल टी है ना, ये पेरेंट जैसा ही है। तो जो पेरेंट से मैच करते हैं वो कहलाते हैं पेरेंटल, है ना। ऐसे दूसरा है स्मॉल टी स्मॉल आर, ये पेरेंट से मैच करते हैं, यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं बदला वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो एक तो होते हैं पेरेंटल, पेरेंटल को हम बोल सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, कि जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो वो हो गया दिस वन, ठीक है, ये पेरेंट से मैच नहीं करता, ऐसे ही ये वाला भी पेरेंट से मैच नहीं करता। तो ऐसे वो सभी जीनोटाइप है ना, अभी हमने यहाँ पे सारे नहीं बनाए, ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कुछ जीनोटाइप ऐसे हैं जो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करेंगे। तो जो किसी पेरेंट से मैच नहीं करता उसको अपन बोलते हैं नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल, या उसी का नाम होता है रिकॉम्बिनेंट। यानी कि इस चीज को समझने का ऐसा सिंपल सा तरीका है कि आप कोई भी क्रॉस कराइए, है ना, टेक ए क्रॉस, और इस क्रॉस का जो रिजल्ट है उसको आप चेक कीजिए ना। रिजल्ट को हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व करने पे हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो ऐसे प्रोजेनी मेंबर हैं जो पेरेंटल होते हैं, पेरेंटल प्रोजेनी जो पेरेंट्स के जैसी है ना। दूसरे होते हैं नॉन पेरेंटल, है ना। अभी रिकॉम्बिनेंट को अपन नॉन पेरेंटल बोल देते हैं, नॉन पेरेंटल। ओके, ये जो टेक्निक है वो इतनी आसान है या इतना सरल है कि इसका इस्तेमाल बहुत इजीली हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे हमने बात किया कि पेरेंट से मिलता है कि नहीं मिलता, तो हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें फिनोटाइप देखना होता है ना। अगर हमने कहा कि भाई लंबे पौधे हैं और उनके फूल सफेद आ रहे हैं, तो इसका मतलब पेरेंट से मैच नहीं हुआ। तो अपन को पौधे के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमें पौधे के केवल, है ना, ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप देखने होते हैं। अगर फिनोटाइप पेरेंट से मैच हो गई तो पेरेंटल, नहीं मैच हुए तो नॉन पेरेंटल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब हम रिजल्ट देखते हैं या कोई भी क्रॉस का रिजल्ट देखते हैं तो हमारे पास दो ही प्रकार के प्रोजेनी आते हैं, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, है ना। दो ही प्रकार के होंगे, या तो पेरेंटल या नॉन पेरेंटल, तो ये टोटल आ गया। अब इसके बाद में अगला जो काम होता है वो होता है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, कि जेनेटिक मैप बनाने के लिए, यानी कि जब भी हम जेनेटिक मैप बनाते हैं तो वहाँ पे, है ना, जो यूनिट जो होते हैं ना मैप के ऊपर, जैसे अपन कोई भी मानचित्र बनाते हैं तो उसमें अपन स्केल यूज करते हैं, तो उसमें मेजरिंग होती है ना। तो मैप के ऊपर जो मेजरिंग की जाती है तो वहाँ जो यूनिट काम है ना, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आप ऐसे समझ लीजिए कि दूरी को बताने के लिए जो इकाई इस्तेमाल होती है उसको अपन बोलते हैं मैप यूनिट, है ना, या उसको अपन सेंटीमॉर्गन बोलते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट हैं थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन,
जिन्होंने कि बहुत सारा काम ड्रोसोफिला पे किया, ड्रोसोफिला की जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारा काम किया, तो उनके रेस्पेक्ट के अंदर, है ना, उनके रेस्पेक्ट के अंदर जो जेनेटिक मैप होता है उसकी इकाई को अपन सेंटीमॉर्गन बोलते हैं, और सेंटीमॉर्गन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है C छोटा M बड़ा। अगर अपन दोनों छोटा लिख देंगे तो वो सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो या तो अपन बोलते हैं मैप यूनिट, या हम बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और फिर दूसरी बात इसमें और अपन ऐड करेंगे, वो होता है कि 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेंटीमॉर्गन या एक मैप यूनिट किसके बराबर होती है, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। यानी कि हमें अब ये समझना पड़ेगा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल में से कितनी बार, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, कि आपको रिकॉम्बिनेंट कितने प्राप्त हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हैं, कि कोई भी क्रॉस कराया उसमें पेरेंट्स से नहीं मिलने वाले कितने हैं और टोटल कितने हैं, उनको हमें यूज करना पड़ेगा। और है ना, जैसे मान लो कि आपके पास से कोई भी क्रॉस कराया, उसमें पेरेंट्स से नहीं मिलने वाले तो हैं 25 और टोटल हैं 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0.25, यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.25 है, ठीक है। 0.25 है, इसका मतलब क्या होता है, 0.25 को अगर हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 25%, कि अगर 100 में से 25 मिलते हैं तो वो क्या है, 25% होता है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान होता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में आपको कुछ नहीं करना होता, बस जो क्रॉस है उस क्रॉस का डाटा देखना होता है, उसमें रिकॉम्बिनेंट कितने हैं वो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, गिन सकते हैं अपन, और टोटल कितने हैं उनको यूज़ करना होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने कोई भी सपोज एक एग्जांपल लेके हमने देखा है कि अगर नॉन पेरेंटल 25 हैं और टोटल 100 है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 25% है, यानी कि 0.25। ओके, तो ये मैटर आ जाता है कि हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कोई भी क्रॉस रहता है उसमें अपन देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि हमें जो 0.25 मिला है इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, व्हाट, आप बता सकते हो इसका मतलब क्या है। ओके, इस चीज को अपन समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखो हमने भी क्या किया, हमने कहा कि रिकॉम्बिनेशन है ना फ्रीक्वेंसी हुआ 25%। ओके, मीन्स रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ तभी तो रिकॉम्बिनेंट बने, राइट। रिकॉम्बिनेंट कितने थे उसी से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो रिकॉम्बिनेशन हुआ। अब रिकॉम्बिनेशन कब होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जब मोर देन 1 जीन आपने लिए हो, यानी कि हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 2 जीन हैं
2 जीन्स आर देयर। जैसे मान लो कि एक लंबेपन वाला जीन हो गया और एक कलर वाला जीन हो गया, है ना। एक तो टॉल, है ना, एक जैसे आपका, है ना, टॉल तो मत लिखिए, हाइट लिखिए, हाइट वाला था, और दूसरा क्या था, कलर वाला था। तो रिकॉम्बिनेंट जो भी है वो किन्हीं दो लॉकस के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ या किन्हीं दो करेक्टर वालों के बीच में नया कोई कॉम्बिनेशन बना, उसके आधार पर होता है। तो देयर आर 2 जीन्स, यानी कि 0.25 क्या है, 0.25 का मतलब है कि टोटल टाइम, है ना। जैसे अब इसको आप ऐसे है कि इसमें अब आपको ऐड करना पड़ेगा मियोसिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आपके पास, एक बार थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं अपन कि हमारे क्रॉस को समझने के लिए हम जीनोटाइप इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपने टॉल, टॉल, रेड, और ये आपने लिया, है ना। फिर F1 में आ गए, दिस इज F1, ठीक है। अब ये जो F1 था, इस F1 से जब हम इसमें मियोसिस कराएंगे, क्योंकि मियोसिस क्यों लेनी जरूरी है, मियोसिस का क्या मामला होता है वो समझना जरूरी है। मियोसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन, कि मियोसिस जब होती है तो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसके गैमेट बनाते हैं, हाँ। जैसे आपने दिखा दिया कि ये कंडीशन क्या है, ये क्रोमोसोम दिखा दिया, एक के ऊपर कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरे के ऊपर स्मॉल टी स्मॉल आर, है ना। ये आपका F1 है, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपन को सारी चीज़ें ही पता होनी चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है कि ये अभी हमने जो दिखाया है ये स्ट्रक्चर तो होती है बिफोर एस फेज, यानी कि सेल साइकिल में जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो वो एस फेज में होता है कि बिफोर रेप्लिकेशन है। अगर हम रेप्लिकेशन के बाद का दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो कैपिटल टी से कॉपी बनेगी कैपिटल टी, कैपिटल आर से कॉपी बनेगी कैपिटल आर, है ना। ऐसे ही स्मॉल टी से कॉपी बनेगी स्मॉल टी, स्मॉल आर से कॉपी बनेगी स्मॉल आर। तो यहाँ पे 4 क्रोमेटिड हैं, 1 2 3 और 4, दीज आर क्रोमेटिड्स। रेप्लिकेशन से पहले ये 2 ही थे, ये आफ्टर रेप्लिकेशन हो गया, आफ्टर एस फेज, ठीक है। अब जो 1 और 2 होते हैं ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ऐसे 3 और 4 क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर आप 2 और 3 की बात करोगे तो ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। 1 और 4 है वो भी क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो अब हमारा जो 25% है ये हमें क्या बताता है, देखो 25% का मीनिंग ये है कि there was recombination between the genes, there was recombination between the genes for कर दीजिए for 25% times out of total गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे गैमेट बने, टोटल गैमेट फॉर्मेशन का मतलब 100%, तो टोटल गैमेट फॉर्मेशन में से 25% बार यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ तो हमें प्रोजेनी है वो 25% रिकॉम्बिनेंट मिलती है। अगर एक बार भी नहीं होता, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमारे पास जीनोटाइप है ना, ये आ गया था ना,
जैसे अपन इसको लिख देते हैं, इधर बना देते हैं अपन, दोबारा बनाता हूँ, देखो थोड़े बड़े भी कर लेते हैं इनको। तो ये है कैपिटल 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 कैपिटल, स्मॉल 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 स्मॉल, ठीक है। ये अपन सेंट्रोमेशन को जोड़ देते हैं। अब जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो मान लो कि 100 टाइम्स, एक बार मान लो कि आपने 100 टाइम्स यहाँ पे मियोसिस कराई, तो एक बार मियोसिस कराने पे क्या होता है, एक बार मियोसिस कराने पे 4 गैमेट बनेंगे, राइट। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो क्या क्या बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये बनेंगे 1 2 3 4। वो तो तब होता है जब, है ना, हर बार अगर आप 100 बार कराते तो मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 400 गैमेट्स बनेंगे, राइट। और 400 में से 200 कैसे होंगे, 200 तो होंगे कैपिटल टी कैपिटल आर वाले, और 200 कैसे होंगे स्मॉल टी स्मॉल आर वाले, राइट। क्या ऐसे पेरेंट में थे, यस, ये पेरेंट 1 में था, ये पेरेंट 2 से मैच करता है, तो ये नॉन पेरेंटल है ही नहीं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन आपने कराया नहीं, राइट। अगर हम रिकॉम्बिनेशन करा दें, है ना, अगर हम रिकॉम्बिनेशन करा दें, एक से अगर हम रिकॉम्बिनेशन करा दें तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ होगा, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 25% टाइम्स हुआ था। अब एक बार के लिए अपन सोचते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। रिकॉम्बिनेशन जब भी आप कराते हो तो रिकॉम्बिनेशन हमेशा ही कहाँ होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, राइट। तो क्या होगा, जैसे ये है, इसके साथ में ये जाएगा, तो पहला तो हमारे पास वही आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, चौथा भी वही आएगा स्मॉल टी स्मॉल आर, लेकिन दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ गया। ऐसे इधर हो जाएगा कि स्मॉल टी के साथ क्या जाएगा, कैपिटल आर आएगा। तो अब ये जो है, ये क्या है, दीज आर न्यू और रिकॉम्बिनेंट्स। अगर हर बार ऐसा होता है, मान लो कि आपने 100 बार क्रॉसिंग वो गैमेट बनाए तो 400 गैमेट बनेंगे। अगर आप रिकॉम्बिनेशन कराते हैं, अगर रिकॉम्बिनेशन कराते हैं तो डाटा क्या आएगा, डाटा आएगा कि 200 सॉरी आपके 100 तो होंगे कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरे 100 होंगे स्मॉल टी कैपिटल आर, तीसरे 100 होंगे कैपिटल टी स्मॉल आर, और चौथे 100 होंगे स्मॉल स्मॉल वाले। अब इसमें क्या है कि देखो ये तो पुराने वाले हैं और ये नए वाले हैं। अब आप इनको जोड़ के देखो कि पेरेंटल कितने हैं, 200, और नॉन पेरेंटल कितने हैं, 200। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0.5, आधे है ना, यानी कि 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये जो मैटर था कि हम यहाँ पे 25% लेके चल रहे थे, इसका मतलब जो हमने यहाँ करा के देखा, जैसे मान लो कि आपने 100 बार कराया, 100 की 100 बार ही आपने क्रॉसिंग ओवर करा दिया, तो डाटा ऐसा आता है जो आपने अभी निकाल के देखा, राइट। अगर उससे कम है, हाँ, जैसे फिर आपका वैल्यू होगा जैसे 40%, 30%, 25% ऐसे, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है ना। लेकिन ये है कि जैसे क्रॉसिंग ओवर कभी हो गया कभी नहीं हुआ, और वो कितना 25% टाइम में हुआ, तो हमारा डाटा है वो जो हम कैलकुलेट करके आ रहे थे वैसा आता है। कहने का मतलब ये है कि देखो आप जब ये क्रॉसिंग ओवर लगाते हो या माइंड के अंदर क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट आता है, तो क्रॉसिंग ओवर के कॉन्सेप्ट में क्या क्या हो सकता है। तो एक तो होता है नो क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर हो ही नहीं सकता। एक आता है ऑलवेज अकर। जब आप ये कहते हो कि क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है
कि जीन्स आर टू क्लोज, कि जीन इतने ज़्यादा पास हैं कि उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, आपको कैसे पता चले कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, हमें कंफर्म कैसे हो? तो बहुत सिंपल सी बात है कि प्रोजेनी के अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा। नो वन इज रिकॉम्बिनेंट इन प्रोजेनी। यहाँ बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब दूसरा मैटर आता है कि जब भी गैमेट बनेगा, जैसे आपने 100 बार गैमेट बनाया, अपन तो एक बार बना के देखा था, अगर जब भी गैमेट बने, हर बार अगर क्रॉसिंग ओवर हो, एवरी टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जीन्स आर नॉट क्लोज, या जीन्स आर एनफ अपार्ट, कि उनके बीच में पर्याप्त दूरी है कि जब भी आप गैमेट बनाते हैं क्रॉस ओवर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपको रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे? सोचने की बात है कि रिकॉम्बिनेंट तो मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे? क्योंकि जब आप हर बार क्रॉस ओवर कराते हो, आपने एक बार करा के देखा, आपने एक बार करा के देखा तो आपको पता चल गया कि 50%, 50%, यानी कि कितने आएंगे? 50%। अब एक तो अपन को ये देखना होता है कि रिकॉम्बिनेंट का नंबर जो है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, वो मैक्सिमम हो सकती है 50%। मैक्सिमम 50% होती है, उसका मतलब होता है, एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कि मैक्सिमम इज 50%, और वो कब? ऑलवेज के साथ में कनेक्ट होता है, कि जब भी आप गैमेट बनाएं, हर बार क्रॉसओवर हो, तो मैक्सिमम प्रोजेनी आपको रिकॉम्बिनेंट मिल सकती है। मैक्सिमम टोटल का आधा ही होगा, क्योंकि 4 क्रोमेटिड अपन काम में लेते हैं, 4 में से 2 जो हैं, है ना, वो नॉन पेरेंटल होते हैं, इसलिए हमें 50% रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी नहीं मिलती। ठीक है। इससे एक बात और समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि जब हमारे पास 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का डाटा होता है, इसका मतलब हर बार क्रॉसओवर हो रहा है। अब हर बार क्रॉसओवर है, इसका मतलब क्या है कि जीन्स के बीच में बहुत अच्छी खासी दूरी है। अब ये अच्छी खासी दूरी का भी एक और मतलब निकलता है। इसके क्या मतलब निकलते हैं? इसके 2 मीनिंग निकलते हैं कि अगर सेम क्रोमोसोम का मामला है तो आप कहेंगे कि बहुत दूरी है, एनफ डिस्टेंस, है ना, बिटवीन लोसाई। या हो सकता है कि क्रोमोसोम ही अलग है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तो फिर डिस्टेंस काम नहीं आएगी, डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें 50% मिलती है तो उसके 2 मतलब होते हैं कि या तो हमारे जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं लेकिन बहुत दूरी पे हैं, या उसका ये भी मतलब होता है कि हमारे जो जीन हैं वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, राइट। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होना या नहीं होना दूरी का मामला होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और क्रॉसिंग ओवर से ही रिकॉम्बिनेंट बनता है। तो अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहा मीन्स जीन बहुत पास है, रिकॉम्बिनेंट पूरे बन रहे हैं, मैक्सिमम बन रहे हैं, इसका मतलब जीन पास है ही नहीं। जीन पास है ही नहीं तो 2 ऑप्शन है कि या तो एक क्रोमोसोम पे ले लो तो बहुत दूर है, या 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो रिकॉम्बिनेंट्स का जो नंबर है फ्रीक्वेंसीज वाइज वो मैक्सिमम 50% आ सकता है, और अगर हम ऐसे ही कहें कि मिनिमम कितना आ सकता है तो मिनिमम इज 0, कि कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलेगा। तो वो क्या होता है? वो होता है नो क्रॉसओवर। नो क्रॉसओवर का मतलब होता है कंप्लीट लिंकेज, कि जीन इतने पास हैं कि उनके बीच में क्रॉसओवर पॉसिबल ही नहीं है। तो वैल्यूज जो है वो 0 से 50 के बीच में होते हैं,
0% मिनिमम होता है, 50% मैक्सिमम होता है। अब जैसे आपने 25% बोला तो उसके बीच में आया था वो, राइट। तो 10%, 15%, 25% जो भी अपन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी जो है वो कितनी है हमारी, है ना, 0% और 50% के बीच में मिलते हैं। 0 का मतलब जीन बहुत क्लोज है, 50 का मतलब जीन इतने दूर हैं कि क्रॉसओवर होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी अपन ने जो डिस्कस किया उसको दोबारा से समराइज कर लेते हैं कि ये सारा मैटर क्या था, या जो हमारा मैपिंग का इश्यू है ना, जो जब अपन जेनेटिक मैप बनाते हैं, तो जेनेटिक मैप बनाने के लिए हमें जो डिस्टेंस है वो बतानी होती है सेंटीमॉर्गन में, यानी कि हमें मैप यूनिट बतानी होती है। और फिर हम जानते हैं कि 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर बात आई कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी। और ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, क्रॉस का रिजल्ट देखने से। क्रॉस के रिजल्ट में हमें क्या देखना होता है, कंपेयर करना होता है, कंपेयर विथ पेरेंट्स इन क्रॉस विथ प्रोजेनी। कि क्रॉस के अंदर जो प्रोजेनी है उस प्रोजेनी को आप पेरेंट्स से कंपेयर कीजिए, और कंपेयर भी क्या करना है, जीन्स नहीं करने, कंपेयर करना है फिनोटाइप। फिनोटाइप अपन को कंपेयर करना है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि लॉन्ग पोलन एंड टॉल हाइट आर डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो दूसरी साइड में राउंड पोलन और ड्वार्फ है वो रिसेसिव हो जाएंगे, ओके। इन ए क्रॉस हाउ मेनी प्लांट्स विल यू ऑब्जर्व हैविंग राउंड पोलन एंड टॉल हाइट। तो लंबे पोलन और टॉल हाइट वाले कितने प्लांट्स आपको मिलेंगे 1000 में से, अगर वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 10% हो। तो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होने पे आपको, है ना, ये जो डाटा अपन को दिया हुआ उसके हिसाब से कितने मिलने वाले हैं। और अगर आपका जो क्रॉस है उस क्रॉस के अंदर जो अपन नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं ना, वैसे नॉर्मल लेना है ना, कि जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपन लेंगे वो होमोजाइगस पेरेंट्स लेके आप चलें, है ना। होमोजाइगस पेरेंट्स आपने लिए हुए हैं, और फिर आपके जो, है ना, 1000 जो पौधे आ रखे हैं ना, ये प्लांट्स आपको चेक करने हैं F2 में। तो आप होमोजाइगस पेरेंट्स से पहले F1 में आ जाओ, फिर F1 से F2 पे आ जाओ। F2, है ना, F2 में 1000 पौधे हैं, उनमें से आपको राउंड पोलन के साथ में लंबी हाइट वाले कितने पौधे मिलेंगे।